नमस्कार मित्रों। एक दर्शक ने हमें लिखा है कि हमें अपने राजाओं महाराजाओं पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए, वे तो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं इस विचार से सहमति नहीं रखता। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाया जाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतिहास निष्पक्ष होकर लिखा जाना चाहिए। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी राजा की विजय गाथा नहीं। यदि हम अपने अतीत की गलतियों को छिपाएंगे तो वर्तमान के साथ बेईमानी करेंगे तथा भविष्य के लिए किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देंगे। इसलिए सच्चाई कड़वी हो तो भी सामने आनी चाहिए, किंतु उसकी भाषा संयत होनी चाहिए तथा उसके परिप्रेक्ष्य को भी ईमानदारी से स्पष्ट किया जाना चाहिए। इतिहास लिखते समय मैं सदैव ध्यान रखने का प्रयास करता हूं कि इतिहास का कोई पात्र कितना ही अच्छा या बुरा क्यों न हो, उसका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। तथ्य स्वयं बोलेंगे। लेखक की पसंद या नापसंद इतिहास पर हावी नहीं होनी चाहिए। एक रूसी लेखक रसूल हमजातोव ने अबू तालिब नामक एक अन्य लेखक को उद्धृत करते हुए लिखा है कि अगर तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोले बरसाएगा। इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम फिर से इतिहास की मूल धारा में लौटते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब महमूद सोमनाथ महालय को भंग करके गजनी लौट रहा था तो उसे सिंध तथा पंजाब के क्षेत्र में जाटों एवं भाटियों ने लूट लिया। उस समय तो महमूद को रेगिस्तान से बाहर निकलने की शीघ्रता थी, क्योंकि गर्मियां आरंभ होने वाली थीं और यदि महमूद विलंब करता तो उसके लिए रेगिस्तान से बाहर निकल पाना असंभव हो जाता। अगली सर्दियों में अर्थात 1027 में महमूद फिर से रेगिस्तान में लौटकर आया तथा जाटों एवं भाटियों को दंडित किया तथा उनका धन लूटकर गजनी लौट गया। गजनी में महमूद सुख से नहीं जी सका। इस समय तक वह 56 साल का प्रौढ़ हो चुका था तथा वृद्धावस्था की ओर ढल चुका था। उसके अंग शिथिल हो चले थे तथा शरीर को कई रोगों ने आकर घेर लिया था। इस समय तक महमूद का साम्राज्य ईरान से लेकर भारत में लाहौर तक फैल चुका था। इस साम्राज्य का क्षेत्रफल बगदाद के खलीफा के साम्राज्य से भी अधिक बड़ा था। 59 वर्ष की आयु में महमूद को मलेरिया और टीबी एक साथ हो गए। इन्हीं बीमारियों के कारण 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी इस असार संसार से कूच कर गया। भारत से लूटी गई अपार दौलत उसके कुछ काम नहीं आई। उसके वंशज लगभग 150 वर्षों तक गजनी पर शासन करते रहे और आपस में लड़ते रहे। महमूद के शव को गजनी के दुर्ग में ही दफना दिया गया तथा एक मजार बना दी गई। महमूद गजनवी सोमनाथ महालय से चंदन के जो कपाट उतरवा कर लाया था, उन कपाटों को इस मजार पर लगवा दिया गया। ईस्वी 1839 से 1842 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने प्रथम अफगान युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में कंपनी की तरफ से जाट लाइट इन्फेंट्री बटालियन को गजनी भेजा गया। उसी दौरान इन्फेंट्री के जवानों को सोमनाथ महालय के कपाटों के बारे में जानकारी मिली। 6 सितंबर 1842 को कंपनी सरकार की सेना द्वारा गजनी फोर्ट पर हमला किया गया। कमांडर एलन बोरगोस के आदेश पर महमूद के मकबरे से चंदन के दरवाजे उखाड़ लिए गए। दिसंबर 1842 में ये कपाट भारत लाए गए तथा इन्हें आगरा के किले में रखवाया गया।
कुछ समय बाद वैज्ञानिकों द्वारा इन कपाटों में लगी लकड़ी की जांच करवाई गई। इस जांच में पाया गया कि ये कपाट साधारण अफगानी देवदार की लकड़ी से बने हुए हैं और सोमनाथ के दरवाजों की नकल मात्र हैं। कहा जा सकता है कि सोमनाथ से ले जाए गए चंदन के कपाटों के नष्ट हो जाने के बाद उनके जैसे दिखने वाले दूसरे कपाट बनवाकर गजनी की मजार पर लगाए गए होंगे। महमूद गजनवी ने भारत में किसी बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की, किंतु उसने अपने जमाता ख्वाजा हसन मेहदी को सिंध तथा मुल्तान का गवर्नर बना दिया। ख्वाजा हसन की मृत्यु के बाद उसके वंशज भारत की पश्चिमी सीमा पर छोटे छोटे भूभागों पर शासन करते रहे। महमूद गजनवी तो काल के गाल में समा गया, किंतु उसके द्वारा भारत को दिए गए घाव स्थायी सिद्ध हुए। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि महमूद ने भारत में किसी बड़े राज्य की स्थापना नहीं की, इसलिए उसके द्वारा किए गए आक्रमणों का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। किंतु इन इतिहासकारों का ऐसा सोचना गलत है। महमूद के प्रयासों से पंजाब का प्रबल हिंदू शाही राज्य समाप्त हो गया, जिससे हिंदू कुश पर्वत के पूर्व की ओर स्थित रक्षा पंक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। अब कोई भी अफगानी, तुर्की, मंगोल अथवा मध्य एशियाई आक्रांता भारत में थोड़े से प्रयासों से ही घुस सकता था और दिल्ली तक भी पहुंच सकता था। हिंदू कुश पर्वत से लेकर मुल्तान, पंजाब तथा सिंध के क्षेत्र स्थायी रूप से मुस्लिम गवर्नरों के अधीन चले गए थे, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आने वाले आक्रांताओं को मजबूत आधार प्रदान कर सकते थे। भले ही ईस्वी 1030 में महमूद की मृत्यु से लेकर मोहम्मद गौरी द्वारा ईस्वी 1192 में दिल्ली पर अधिकार किए जाने के बीच 162 वर्ष का अंतराल था, फिर भी महमूद गजनवी द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए इतनी गहरी नींवें खोदी जा चुकी थीं, जिन्हें इस लंबे अंतराल में भी भरा नहीं जा सका। इस नींव के दर्शन भारतीयों के मन में जड़ें जमा चुके भय और पराजय के भाव में किए जा सकते थे। यह अलग बात है कि महमूद के आक्रमणों और भारतीय पराजयों से भारतवासियों ने कोई शिक्षा नहीं ली। वे पूर्ववत अपनी जिंदगी जीते रहे और महमूद को भूल गए, किंतु महमूद के वंशज भारत को कभी नहीं भूले। उनके भारत अभियान चलते रहे और तब तक चलते रहे जब तक कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो गई। अगली कड़ी में देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने महमूद को पवित्र सुल्तान घोषित कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।